जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। द स्टडी ऑफ सेल्स इज ऑल्सो नॉन एज। आंसर करेंगे कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ सेल्स इज ऑल्सो नॉन एज साइटोलॉजी। आप जानते हैं कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। तो अगर आपसे पूछे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की, तो आप बताएं रॉबर्ट हुक ने कौन से साल कोशिका को खोजा। तो 1665 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, कि 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो आंसर करेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है। तो याद रखना है कि सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, ठीक है, गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा जो है सबसे छोटा सेल है। तो सबसे छोटा कोशिका है कौन सा, तो याद रखना है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे सबसे लंबा सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो आप बताएं सबसे लंबी सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल कौन सी है। तो याद रखना है सबसे लंबी सेल है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो याद रखना है कि सबसे लंबी सेल कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है सबसे लंबी सेल है। तो अगर आपसे पूछे सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी सेल है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो आपका आंसर अलग होगा। आप आंसर करेंगे सबसे बड़ी सेल कौन सी है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रिच एग, है ना। शतुरमुर्ग के अंडे का जो कोशिका होता है ये क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रिच एग जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी, तो शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सेल थ्योरी किसने दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सेल थ्योरी किसने दिया, तो आप जानते हैं कि स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दिया था। तो याद रखना है कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, ठीक है, सेल थ्योरी दिया गया था। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। आप सभी से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को शेयर कर दें और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, डैश इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आंसर करेंगे पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन से ही आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, फाइटोमॉर्फोलॉजी। याद रखिएगा कि पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना के अध्ययन को फाइटोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना के अध्ययन को फाइटोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे एपीकल्चर, तो आप बताइए एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। आपको पता है एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत आसान सवाल है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, याद रखना है एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी
पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है मधुमक्खी पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सेरीकल्चर तो आप बताएंगे सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर क्या होता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगर आपसे पूछे पीसी कल्चर तो पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आप आंसर करेंगे पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन जो है, मत्स्य पालन का अध्ययन, माफी चाहेंगे, मत्स्य पालन का जो अध्ययन है ये पीसी कल्चर में किया जाता है। तो मत्स्य पालन का अध्ययन जो है वो कहाँ किया जाता है? पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। ठीक है, अगर आपसे पूछे माइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जितना लिख रहे हैं, माइकोलॉजी, क्योंकि ये रिपीट बहुत ज़्यादा करता है। तो माइकोलॉजी पूछेगा तो कवकों का अध्ययन, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखना है कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो माइको कवकों, तो माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी अगर आपसे पूछे फाइकोलॉजी क्या होता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखना है कि शैवाल यानी एल्गी, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे एंथ्रोलॉजी तो एंथ्रोलॉजी क्या होता है? फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। तो याद रखना है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। ठीक है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। पोमोलॉजी अगर आपसे पूछे पोमोलॉजी तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। तो याद रखना है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और कुछ बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत। ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी क्या होता है? बताएंगे डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है या डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, याद रखना है। ठीक है, ऑफियोलॉजी बहुत अच्छा सवाल है। ऑफियोलॉजी, तो अब सांप किसी को काट लेगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सांपों के अध्ययन को कहा जाता है ऑफियोलॉजी। तो अगर आपसे पूछेगा ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर्पों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी में, सर्पों का अध्ययन। याद रखना है कि ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सांप का, क्योंकि सांप अगर किसी को काटेगा तो वह व्यक्ति ऑफ हो जाएगा। जिसको भी सांप काटता है वो ऑफ हो जाता है। इसका मतलब सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑफियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। सौरोलॉजी क्या होता है? छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है सौरोलॉजी। समझ में आया? छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है सौरोलॉजी। तो ये भी आपको याद रखना है, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है, सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। बहुत पूछता है ये सवाल कि एंटोमोलॉजी क्या होता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी से आग्रह करेंगे प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन फाइटोमोर्फोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ऑर्निथोफिली इज अफेक्टेड बाय, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो आंसर कीजिएगा ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, तो यहाँ लिखा है ऑर्निथोफिली। तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है। परागकण के बारे में आप जानते हैं, परागन आप जानते होंगे, पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन मतलब परागन। तो परागकणों के पराग कोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायांग के वर्तिकांग तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको परागकण कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। और परागन का कुछ प्रकार होता है, यानी पॉलिनेशन का कुछ प्रकार होता है।
जैसे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो उसी में ऑर्निथोफिली भी आता है। तो ऑर्निथोफिली का मतलब हो गया पक्षियों के द्वारा जो परागन होगा उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली होता है। तो यहाँ हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पक्षियों के द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कीड़ा के द्वारा जो परागन होगा उसको क्या कहा जाएगा? तो कीड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटोमोफिली बोलते हैं। तो कीड़ा के द्वारा अगर परागन होगा तो उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे? एंटोमोफिलस, ठीक है। कीड़ा के द्वारा अगर कोई परागन होता है तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिलस। चमगादड़ के द्वारा जो परागन होगा इसको क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछे चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर क्या कीजिएगा बताइए? चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको आप आंसर कीजिएगा क्या होता है। तो याद रखना है चिरिप्टोफिलस, चिरिप्टोफिलस, ठीक है। चमगादड़ द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? चिरिप्टोफिलस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को चिरिप्टोफिलस कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि परागन द्वारा चमगादड़ द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चिरिप्टोफिलस कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्निथोफिली हो गया। पक्षी के द्वारा अगर परागन होगा तो उसको ऑर्निथोफिलस कहेंगे या ऑर्निथोफिली कहेंगे। कीड़ा के द्वारा जो परागन होगा उसको क्या कहेंगे? तो कीड़ा के द्वारा जो परागन होगा उसको एंटोमोफिलस कहेंगे। चमगादड़ द्वारा जो परागन होगा उसको क्या कहेंगे? चिरिप्टोफिलस कहेंगे, ठीक है। और घोंघा के द्वारा अगर परागन होता है तो उसको क्या कहेंगे आप बताइए? घोंघा के द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घोंघा के द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? याद है? तो याद रखना है मेलाकोफिलस, मेलाकोफिलस, ठीक है। तो घेंगा के द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेलेकोफिलस कहा जाता है। तो याद रखना है घेंगा के द्वारा जो परागन की प्रक्रिया होती है उसे मेलेकोफिलस कहा जाता है। समझ में आया? तो घेंगा के द्वारा परागन की प्रक्रिया को मेलेकोफिलस कहा जाता है, याद रखिएगा। कीट के द्वारा जो परागन होता है उसको एंटेमोफिलस कहा जाता है। जल के द्वारा जो परागन होता है उसे हाइड्रोफिलस कहा जाता है। जंतु द्वारा जो परागन होता है उसको जूफिलस कहा जाता है, ठीक है। और अगर पक्षी के द्वारा पूछेगा तो ऑर्निथोफिलस हो गया। तो ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो गया ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन के एंथर से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के गायनोसियम के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पॉलिनेशन या परागन कहते हैं, ठीक है। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर करेंगे फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कवक विज्ञान। हिंदी तो बहुत आसान है, तो याद रखना इंग्लिश में माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। सिंपल सवाल था। लेकिन अब कवक से बहुत सारा सवाल पूछता है, फंगस से। तो क्या सवाल पूछ सकता है? जैसे पूछ सकता है कि कवक जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो याद रखना है कि ये नॉन क्लोरोफिलस होता है। ये क्या होता है? नॉन क्लोरोफिलस होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखेंगे। तो क्लोरोफिल क्या हो गया? कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक जो है नॉन क्लोरोफिलस है, याद रखना है। इसके अलावा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अब कवक में क्या है? क्लोरोफिल नहीं है, तो कवक क्या होगा? खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। तो कवक जो होता है विविध पोषी होता है। कवक क्या होता है? विविध पोषी होता है, याद रखना है। कवक जो है विविध पोषी होता है, यानी विविध पोषी को क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। तो कवक जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से कवक खुद से भोजन नहीं बनाता है, इसलिए कवक जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है। समझ में आया? तो कवक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है कवक में, और कवक हेट्रोट्रॉपिक होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कवक में भोजन जो होता है संचित होता है वो किस रूप में, ठीक है, कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो आपको याद रखना है कि कवक में भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है, ठीक है। समझ में आया? और कवकों का कोशिका भित्ति किसके बनी होती है?
कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की सेल वॉल जो है वह किसकी बनी होती है? तो कवकों की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो याद रखना है, कवकों की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कवकों की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। तो याद रखना है कि कवकों की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो कवकों की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, याद रखेंगे। और कवक में जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, याद रखेंगे। और एक सवाल बहुत अच्छा बनता है कि कवक जो होता है वो सिम्बायोटिक प्रोसेस को दिखाता है, जैसे लाइकेन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक क्या होता है? कुछ कवक ऐसा होता है जो दूसरे पौधों के साथ साथ उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइकेन। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, कभी कभी लाइकेन से भी सवाल पूछता है। तो लाइकेन जो होता है वो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, और लाइकेन जो है फंजाई और एल्गी दोनों से मिलकर बनता है। कभी पूछ ले अगर, तो बहुत पूछा जाता है ये सवाल वैसे। लाइकेन जो है, याद रखना है कि लाइकेन जो है फंजाई मतलब कवक और एल्गी यानी शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो लाइकेन जो है फंजाई और एल्गी दोनों से मिलकर बनता है, और लाइकेन जो है सिम्बायोटिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो लाइकेन में कवक तथा शैवाल का संबंध जो होता है वो परस्पर सहजीवी जैसा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कवक का बहुत सारा यूजेज होता है, आप जानते ही हैं कि कवक से क्या क्या होता है। जैसे कवक से बहुत सारा एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है ना। आपको पता होगा पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो कवक है उसी से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कवक से एंटीबायोटिक बनता है। कवक से क्या बनता है? कवक से एंटीबायोटिक दवा बनता है, एंटीबायोटिक दवा। ठीक है, तो कवक से क्या बनता है? एंटीबायोटिक दवा बनता है, याद रखना है। बहुत सारा एंटीबायोटिक दवा होता है, जैसे क्लोरोमाइसिटीन हो गया, ठीक है, नियोमाइसिटीन हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया। ठीक है, ये सब एंटीबायोटिक दवा जो है कवक से बनता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कवक से कुछ खास प्रकार के एंटीबायोटिक दवा बनते हैं, जैसे क्लोरोमाइसिटीन, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन, याद रखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। तो फफूंद या कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो आंसर करेंगे जीव विज्ञान का कौन सा ऐसा शाखा है, ठीक है, जो आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो एकदम आसान सवाल है, कौन सा जीव विज्ञान का ऐसा शाखा है जो आनुवांशिकता और जैव विविधताओं से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? आनुवांशिकी, है ना। और आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहा जाता है, और आनुवांशिकी का जनक गेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका बहुत सारा सवाल बन सकता है जो बायोलॉजी से जनरली, कि किनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, ठीक है, कौन सा टीका किसके द्वारा खोजा गया, कौन सा बीमारी का खोज किसने किया, पहली बार किसने बताया। ये सब सवाल एग्जाम में जनरली आपसे पूछता है, तो इन सब सवालों को भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, इस तरह का सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया? तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे जंतु शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। जीवाश्म विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंसी को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर करेंगे स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? टैक्सोनॉमी, है ना। तो याद रखना है कि जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नॉन एज टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का जनक किनको कहा जाता है?
तो याद रखना है जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है और टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। याद रहेगा, याद होगा ही आप सभी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना है कैरोलस लिनियस, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक है, तो याद रखना है कि जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। और ये भी याद रखना है कि कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। तो ये भी सवाल पूछता है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। किसने? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। तो याद रखना है कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। और कैरोलस लीनियस के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है, या पहला बोल सकते हैं, जो पहला शब्द है वो वंश के नाम को बताता है और दूसरा शब्द जो है जाति नाम को बताता है। ठीक है, और इसी को कैरोलस लिनियस का द्विनाम पद्धति कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया। द्विनाम पद्धति का पहला शब्द जो है किसको बताता है, ये आपको याद रखना है। तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया और द्विनाम पद्धति का पहला शब्द किसको बताता है और दूसरा शब्द किसको बताता है। ठीक है, पहला शब्द और दूसरा शब्द पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो पहला शब्द जो है वंश नाम को बताता है, याद रखना है, पहला शब्द वंश के नाम को बताता है और दूसरा शब्द जो है जाति के नाम को बताता है। समझ में आया? पहला शब्द वंश नाम बताता है, जेनरिक नेम बताता है, वंश नाम मतलब जेनरिक नेम बताता है। तो पहला शब्द वंश नाम जेनरिक नेम बताता है और दूसरा शब्द जो है जाति नाम को बताता है। समझ में आया? याद रखिएगा। और नहीं आया तो अब जैसे पूछता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टिग्रीना। याद होगा मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सब बहुत पूछता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। ठीक है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, बता दीजिए बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। याद रखना है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फैमिलरीज। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस फैमिलरीज कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो याद रखना है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलरीज। अगर आपसे पूछे गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखना है बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। ठीक है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलरीज। याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह पूछता है धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या बताइए। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटिवम। याद रखना है ओराइजा सेटिवा धान का वैज्ञानिक नाम है, ओराइजा सेटिवा। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। याद रखना है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो ये सब याद होगा ही आप सभी को, तो इस चीज़ को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकृत का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। और कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया है और द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है वो वंश के नाम को बताता है, जेनरिक नेम को बताता है, और दूसरा शब्द जो है जाति के नाम को बताता है। याद रखेंगे। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को थोड़ा सपोर्ट हो सके। अगला सवाल, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंसर करेंगे द स्टडी ऑफ फंजाई इज ऑल्सो नॉन एज। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंसर करें कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा, माइकोलॉजी, है ना। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है कि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कवक में सिंचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। याद रखिएगा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कवक से बहुत सारा बीमारी होता है। आपको पता है कवक से कौन कौन सा बीमारी होता है, याद है आपको? दम्मा जो है कवक से होता है, दम्मा जो है कवक से होता है। खाज कवक से होता है। गंजापन कवक से होता है, गंजापन जो है ये भी कवक से होता है। और दाद कवक से होता है।
एथलीट फुट कवक से होता है। तो ये सब सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि कवक से कौन कौन सा बीमारी होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि एथलीट फुट कवक से होता है, दम्मा कवक से होता है, खाज कवक से होता है, गंजापन कवक से होता है। और इसके लिए अलग अलग कवक है, जैसे कि दम्मा किस कवक से होता है, पूछता भी है कि दम्मा जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। लिख दें क्या? तो नीचे लिख दे रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा दम्मा किस कवक से होता है, तो याद रखना है दम्मा जो है एस्परजिलस, लिख लीजिएगा एस्परजिलस, दम्मा जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। दम्मा किससे होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से होता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि दम्मा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से होता है। एथलीट फुट किस कवक से होता है? एथलीट फुट, एथलीट फुट किस कवक से होता है? तो आप बताएं एथलीट फुट किस कवक से होता है? तो याद रखना है टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। एथलीट फुट किस कवक से होता है? टीनिया पेडिस कवक से होता है, ठीक है। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत होता होगा, तो हम समझ सकते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी लिखते हैं और टाइम नहीं देते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, इसलिए टाइम नहीं मिलता है। तो एक तरह से अच्छा ही है कि आप कॉपी में उस चीज़ को लिखिए, उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जो भी नहीं समझ में आया उसको आप कॉपी में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं बाहर रहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा अगर घर में हैं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट नहीं लेके आप उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो एथलीट फुट किस कवक से होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। पूछेगा खाज किस कवक से होता है? तो खाज जो है एक्केरस, खाज जो है एक्केरस इसके बीज नामक कवक से होता है। खाज जो है एक्केरस इसके बीज नामक कवक से होता है, याद रखना है। खाद जो है एक्केरस इसके बीज नामक कवक से होता है। अगर आपसे पूछे गंजापन किससे होता है? टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है गंजापन। तो गंजापन किससे होता है? गंजापन टीनिया कैपिटिस, तो याद रखना है गंजापन टीनिया कैपिटिस कवक से होता है। गंजापन किससे होगा? गंजापन टीनिया कैपिटिस कवक से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और भी बहुत सारा बीमारी है, जैसे कि आप जानते होंगे गेहूं का ढीला स्मट, ठीक है, गेहूं का ढीला स्मट जो है कवक से होता है, ठीक है। आलू का अंगमारी रोग जो है कवक से होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कवक से होता है। तो ये सब चीज़ भी याद रखना है, पूछता है एग्जाम में कि रेड रॉट ऑफ गन्ना यानी शुगर कैन, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किससे होता है? तो कवक से। गन्ने का लाल अक्षय रोग होता है। मूंगफली का टिक्का रोग जो है ये भी कवक से होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मूंगफली का टिक्का रोग कवक से होता है, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्योंकि आप क्लास को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो और कौन करेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगला सवाल, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं एथोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना है कि पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथोलॉजी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है। तो पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे एनाटॉमी क्या होता है, तो आप जानते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित होती है उसे एनाटॉमी कहते हैं। रिवीजन करने के लिए लिख रहे हैं हम। तो अगर आपसे पूछे कि एनाटॉमी क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की आंतरिक संरचना से जुड़ी हुई होती है उसे एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे एस्ट्रोनॉमी, तो आप जानते हैं खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, आप आंसर कीजिएगा, इकोलॉजी ऑप्शन में था ना, तो इकोलॉजी बताइएगा इकोलॉजी क्या होता है? तो बहुत आसान है। इकोलॉजी विज्ञान के तहत वनस्पतियों तथा प्राणियों के एनवायरनमेंट या प्रकृति से संबंधों के अध्ययन को बताया जाता है। यानी इकोलॉजी क्या है? तो याद रखना है कि विज्ञान मतलब वैसा विज्ञान जिसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी आप जानते हैं कि कीट विज्ञान या बोल सकते हैं कि कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जेरेंटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। जेरेंटोलॉजी क्या है? तो आप जानते हैं कि वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जो होता है वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो जेरेंटोलॉजी क्या है? वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे मॉर्फोलॉजी,
मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बताएंगे, आंसर करेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो याद रखना है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप और प्रकार आदि का अध्ययन मॉर्फोलॉजी के तहत किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। न्यूरोलॉजी पूछेगा, न्यूरोलॉजी भी आप सब जानते होंगे, न्यूरोलॉजी क्या होता है, तो मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी के तहत किया जाता है। तो याद रखेंगे, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी भी आपको पता होगा, ओडोंटोलॉजी क्या होता है, बताएंगे ओडोंटोलॉजी क्या होता है। तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि दांत का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ऑप्टिक्स आप जानती हैं कि प्रकाश से संबंधित प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पोमोलॉजी क्या होता है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, बताएं, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो ये बहुत पूछता है कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, तो याद रखना है कि स्टडी ऑफ बोन्स जो है हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, एग्रोस्टोलॉजी, तो बताएंगे एग्रोस्टोलॉजी क्या है, घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखना है कि घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है कि एग्रोस्टोलॉजी घास के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये सब। ठीक है, इथोलॉजी क्या होता है, इथोलॉजी क्या होता है, तो याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो गया इथोलॉजी। ठीक है, तो इथोलॉजी क्या होता है, तो याद रखना है, इथोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी पशुओं के व्यवहारिक विज्ञान और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथोलॉजी, यानी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इथोलॉजी। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, बहुत पूछता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो आंसर करेंगे, इनमें से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो याद रखना है कि जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है। और जीव द्रव्य का नामांकन किसने किया, अगर आपसे पूछेगा जीव द्रव्य का नामांकन किसने किया, तो जीव द्रव्य का नामांकन पुरकिंजे ने किया। तो याद रखना है कि जीव द्रव्य का नामांकन पुरकिंजे द्वारा किया गया। ठीक है, पुरकिंजे द्वारा, समझ में आया। तो जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे माना जाता है, तो याद रखना है कि जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। ठीक है, और जीव का जो सारा जैविक क्रिया होता है इसी के द्वारा होता है, यानी बोल सकते हैं कि जीव का सारा जैविक क्रिया जीवद्रव्य के द्वारा होता है, इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को, जिसका नामकरण पुरकिंजे द्वारा किया गया। अब जीवद्रव्य भी दो प्रकार का होता है, जीवद्रव्य भी दो प्रकार का होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म। जीवद्रव्य दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो जीवद्रव्य दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक के अंदर होता है। तो ये भी चीज़ कभी पूछेगा कि केंद्रक के अंदर कौन सा होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जीवद्रव्य का 99% भाग जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, याद रखिएगा। तो जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है, तो आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आंसर करेंगे इनमें से किसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम,
है ना। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो याद रखना है कि लाइसोसोम आपका सही आंसर होगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से क्या याद रखना है, आपसे पूछेगा लाइसोसोम की खोज किसने की। आंसर करेंगे लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे। याद रहेगा, लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखना है कि लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली होती है जिसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लगभग 24 प्रकार का एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो लाइसोसोम में लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का मुख्य काम होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। याद रखिएगा। क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होगा, क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप बताइए मानव के पास कितना क्रोमोसोम होता है। तो मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। याद रखना है, मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। मानव में कितना, 23 जोड़ा, यानी 46 क्रोमोसोम होता है मानव में। ठीक है, अगर आपसे पूछे चिंपांजी में कितना होता है, 24 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। तो ये आराम से याद हो जाएगा, चिंपांजी। स्पेलिंग गलत है। मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, यानी 46 क्रोमोसोम है। बंदर में पूछेगा तो 21 जोड़ा। बंदर में 21 जोड़ा क्रोमोसोम है। ठीक है, बंदर में 21 जोड़ा क्रोमोसोम, मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम। और अगर पूछे चिंपांजी में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है, तो चिंपांजी में 24 जोड़ा। समझ में आया। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि चिंपांजी में 24 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी 48 क्रोमोसोम होता है चिंपांजी में। बंदर में 21 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जो होता है वो सिकुड़ कर बहुत सारे छोटे छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है, और इन्हीं धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो याद रख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, और प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं में केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होगा, चिंपांजी में 24 जोड़ा क्रोमोसोम होगा, बंदर में 21 जोड़ा क्रोमोसोम होगा। याद रखिएगा। और गुणसूत्र जो होता है, यानी क्रोमोसोम जो होता है, इस पर बहुत सारा जीन स्थित होता है। क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। ठीक है, ये सब पढ़े होंगे आप क्योंकि आसान है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज डी डुवे के द्वारा की गई थी। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। आंसर करेंगे, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। ठीक है, तो कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो आंसर क्या होगा, पूछा है कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हम लोग पढ़ें कि जीवद्रव्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जीवद्रव्य, ठीक है, जीवद्रव्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये, इसको केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है हिंदी में। न्यूक्लियोप्लाज्म को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य जो होता है ये कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। तो वही पूछा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, तो याद रखना है कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य होता है। समझ में आया। तो याद रखना है कि जीवद्रव्य को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवद्रव्य दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म जो होता है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। और दूसरा हो गया केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका के केंद्रक में होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल, अंतर्द्रवीय जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो आंसर करेंगे, अंतर्द्रवीय जालिका की सतह पर कौन सा ऐसा चीज स्थित होता है जिसके कारण वह खुरदरी होता है। ठीक है,
तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहा जाता है, आपको पता है इंग्लिश में? अंतःप्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हो सकता है एग्जाम में ये भी दे दे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखना है अंतःप्रद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एक और यह केंद्रक झिल्ली से दूसरी और कोशिका कला से जुड़ी होती है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है और इसी राइबोसोम के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो खुरदरा होता है। समझ में आया? तो याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम पाया जाता है और इसके कारण यह खुरदरा होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? तो याद रखना है कि अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम होता है कि वसाओं और प्रोटीनों का ट्रांसपोर्टेशन करना जो विभिन्न कोशिकाओं जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इन सभी का निर्माण करते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम पाया जाता है जिसकी वजह से यह खुरदरा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत अच्छा दिया है, गोल्जी बॉडी। तो अगर आपसे पूछेगा गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया, तो आप आंसर करेंगे गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। तो याद रखना है गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। तो याद रखना है कि गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। गोल्जी काय सूक्ष्म नलिकाओं की समूह एवं थैलियों का बना होता है, ठीक है। और गोल्जी काय को क्या कहा जाता है पता है? तो याद रखना है इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। तो ये सवाल पूछ देता है कि गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई और गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। प्रबंधक कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो इसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है क्योंकि कोई भी पदार्थ, याद रखना है कि ये पुट्टिकाएं मतलब ऐसे याद रखना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुट्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है, ठीक है। अगर कोई भी पदार्थ बाहर से कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुट्टिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इसी कारण गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यही है कि कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे लवक से पूछेगा, लवक को प्लास्टिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टिड। और प्लास्टिड आप जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होता है लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक कहा जाता है। दूसरा होता है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है वर्णी लवक। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कि प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड यानी लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। समझ में आया? और बाकी आपको पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, है ना। और हरित लवक का रंग हरा क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके वजह से हरित लवक जो होता है यह हरा होता है, ठीक है। तो याद रखना है। अब दूसरा क्या होता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक हिंदी तो बहुत आसान है, अवर्णी यानी इसमें कलर नहीं होता है। अवर्णी लवक को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो याद रखना है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये रंगहीन है, इसमें रंग नहीं होता है, ठीक है। तो रंगहीन लवक है। तो अगर आपसे पूछेगा रंगहीन लवक कौन सा है, तो याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक है। इसमें कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि समझ में आ रहा है? याद रखना है कि रंगहीन लवक को अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे जड़, तना, ठीक है। जड़ और भूमिगत तना आदि में ल्यूकोप्लास्ट रहता है, ठीक है। तो पूछेगा अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? तो अवर्णी लवक पौधे की जड़ों में या पौधे की भूमिगत तनों में पाया जाता है, ठीक है। और ये अवर्णी लवक होता है,
यानी रंगहीन लवक होता है। और एक बच गया वर्णी लवक। तो वर्णी लवक समझ रहे हैं आप, वर्णी मतलब कलर होगा इसमें, तो वर्णी लवक को क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट बोले या वर्णी लवक बोले तो ये क्या होता है, इसमें रंग होगा। ठीक है, तो लाल, पीला, नारंगी, इन सब ये जो कलर होगा पौधों में, ठीक है, वो किसके कारण होता है, वर्णी लवक के कारण होता है। तो वर्णी लवक जो है पत्ता में पाया जाता है, वर्णी लवक फलवित्ती में पाया जाता है। तो याद रखना है कि वर्णी लवक रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीला, नारंगी और भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। और वर्णी लवक पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलवित्ती, बीज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो याद रखिएगा। तो अंतःद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो आंसर करेंगे कौन सा कोशिका अंगक वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में पाया जाता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेल वाल और एनिमल सेल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मतलब जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकनिका। यानी सूत्रकनिका का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना है कि सूत्रकनिका या माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सूत्रकनिका या माइटोकॉन्ड्रिया वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकनिका वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सूत्रकनिका का खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। नामांकन किसने किया, बेंडा ने। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि नामांकन किसने किया, बेंडा ने। ठीक है, बेंडा द्वारा या बेंडा ने। तो याद रखिएगा सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सूत्रकनिका को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। याद रखना है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का इंजन भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और सूत्रकनिका को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है सूत्रकनिका को। समझ में आया। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, फिर से फटाफट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है, और ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, याद रखेंगे। तो प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है। तो आंसर करेंगे कोशिका झिल्ली का प्रकृति कैसा होता है। कोशिका झिल्ली का प्रकृति कैसा होता है, फटाफट आंसर करें, कोशिका झिल्ली का प्रकृति कैसा होता है। तो कोशिका झिल्ली का प्रकृति कैसा होता है, तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्धपारगम्य। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का प्रकृति कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का प्रकृति कैसा होता है, तो याद रखना है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का प्रकृति अर्धपारगम्य होता है। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में हो सकता है सेल मेम्ब्रेन लिखे, हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे, तो घबराना नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो याद रखना है कि कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसका प्रकृति क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, तो यह झिल्ली
जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है। चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, इसलिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या बनेगा कि कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्ध पारगम्य होती है, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली, याद रखना है, कोशिका झिल्ली को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में कि कौन सा झिल्ली है जिसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो याद रखना है कि कोशिका झिल्ली को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है बताइए? तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो याद रखना है कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली, याद रखेंगे। तो कोशिका झिल्ली क्या हो गया? अर्ध पारगम्य हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो पढ़ चुके हैं, इसका आंसर बहुत आसान है। कौन सा कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंगक उत्तरदायी है? तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका को क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की, नामांकन बेंडा ने किया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा हाउस कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आंसर करना है कि किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपको पता नहीं होगा आंसर, आपको आंसर पता है लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप आंसर नहीं कर पाइएगा कुछ बच्चे। तो याद रखना है, लयन काय को ही क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, लयन काय को लाइसोसोम कहा जाता है। तो याद रखना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को ही लयन काय कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि लयन काय या लाइसोसोम, लयन काय या लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और लयन काय या लाइसोसोम की खोज डी डुवे के द्वारा की गई थी। ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि लाइसोसोम की खोज डी डुवे के द्वारा की गई थी। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैला जैसा होता है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका का मृत्यु हो जाता है, जिसके वजह से लाइसोसोम को आत्मघाती या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखना है कि लाइसोसोम या लयन काय को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है, तो आंसर हो गया लयन काय या लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द, आंसर करेंगे न्यूक्लियोस, या बताएंगे न्यूक्लियस केंद्रिक इसके अंतर्गत उपस्थित होता है। तो आंसर करेंगे न्यूक्लियस किसके अंतर्गत उपस्थित होता है? तो आपको पता होगा लयन काय, आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस किसके अंतर्गत उपस्थित होता है? तो लयन काय तो नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द, न्यूक्लियस केंद्रक किसके अंतर्गत उपस्थित होता है? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में स्थित होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या सवाल बनेगा। पूछेगा आपसे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, केंद्रक का खोज किसने किया, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखना है कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया।
केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि न्यूक्लियस किसके अंतर्गत उपस्थित होता है? तो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है लयनकाय को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, लयनकाय को लाइसोसोम कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखना है कि कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए हैं तो। द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स आर, कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती बैग कहा जाता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में क्या क्या याद रखना है कि राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज किसने की? पैलेड ने। तो याद रखना है कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? पैलेड। याद रखना है राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो याद रखना है राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो आंसर करेंगे इन विच पार्ट ऑफ द सेल आर प्रोटीन्स मेड। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है राइबोसोम्स में बनता है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को, तो कभी ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना है अगर आपसे पूछेगा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम किसका बना होता है आपको पता है? तो राइबोसोम आरएनए का बना होता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। तो याद रखना है कि राइबोसोम आरएनए से बना होता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है, तो राइबोसोम आरएनए से बना होता है। राइबोसोम जो है आरएनए से बना होता है, याद रखिएगा। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आया? क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम की खोज पैलार्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो स्तनधारी हैं उसके आरबीसीज में, याद रखिएगा कि स्तनधारी के आरबीसीज में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्तनधारी के आरबीसी में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो याद रखना है कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो आप सभी से अनुरोध करेंगे प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कर दीजिए। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आंसर करेंगे इन यूकेरियोटिक सेल्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन द। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखना है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण नाभिक में होता है। ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण नाभिक में होता है, याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? नाभिक। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण नाभिक में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और नाभिक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। आप सभी से आग्रह करेंगे कि क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक नया चैनल है बीएसए फैक्ट ज्ञान, ठीक है, जिसमें शॉर्ट वीडियोस आता है और उसमें बहुत सारे शॉर्ट
वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। मतलब उसमें फैक्ट्स आधारित बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिले और आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो कमेंट कीजिएगा उस पर, ठीक है। तो प्लीज़ बीएसए फैक्ट ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी इधर क्लास चल ही रहा है, तो इधर आप लोग क्लास में रेगुलर रहें और क्लास को सपोर्ट करें। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए। धन्यवाद।